Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the final session for the paper NDA 2 2018 Mathematics Set A और इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर. ठीक है, 111th क्वेश्चन है हमारा जो कि बेस्ड है स्टैट्स के ऊपर. देखते हैं. इफ xi is known to you which is greater than zeros and yi's are also greater than zeros where I is ranging from 1 to n are the values of two variables x and y with geometric means p and q. मतलब जो डेटा सेट दिया गया है xi का डेटा सेट उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो x है और yi का जो डेटा सेट है उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है q है. सॉरी, p एंड q है. एक्चुअली x एंड y क्या है, ये वेरिएबल्स है, ये डेटा पॉइंट्स है. ओके, x का डेटा पॉइंट्स क्या है, xi है एंड y का डेटा पॉइंट्स क्या है, yi है. इनके जो ज्योमेट्रिक मीन्स है वो है रिस्पेक्टिवली p एंड q. ये दे के रखा है और पूछा गया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन y. आसान से सवाल है. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन y क्या आता है. देखो, सबसे पहले बात करते हैं gm ऑफ x की, जो कि क्या रहेगा, कितने डेटा पॉइंट्स है, n डेटा पॉइंट्स है ना, तो वो रहेगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू सो ऑन इंटू xn की पावर 1/n है ना. और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y वेरिएबल, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y वेरिएबल क्या रहेगा वो लिख लेते हैं, y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू सो ऑन इंटू yn की पावर 1/n. अभी हम बात कर रहे हैं gm ऑफ x अपॉन y की. ठीक है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, gm ऑफ x अपॉन gm ऑफ y लेना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो जरा. ये न्यूमरेटर हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू xn की पावर 1/n अपॉन y1 इंटू y2 इंटू yn की पावर 1/n. तो टोटल हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नेक्स्ट लाइन पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, x1 इंटू x2 इंटू सो ऑन xn अपॉन y1 इंटू y2 इंटू सो ऑन yn, है कि नहीं. ये क्या हो गया, ये p बाई q हो गया. ठीक है, तो x अपॉन y का gm क्या हो गया, gm ऑफ x अपॉन y क्या हो गया, p बाई q हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर q एज पर द गिवन. तो इसीलिए x अपॉन y का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, p बाई q. इसका ऑप्शन है आंसर ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रॉप के ऊपर है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स a एंड b इज p. साइमल्टेनियस ऑकरेंस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b, जिसको हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b, कितनी है, p है. एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ a एंड b, a कॉमा b ऑकर्स इज q. अभी इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझ लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ a और b ऑकर्स, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बोलता है p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस 2 टाइम्स p ऑफ a इंटरसेक्शन b. और ये वैल्यू क्या देखे रखी, q. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एग्जैक्टली वन ऑफ a और b. ठीक है, तो ये चीजें हमें देखे रखी है और बोला गया है कि वेरीफाई करो कौन से स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट हम वेरीफाई करेंगे, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट प्लस p ऑफ b कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करना है और हमें चेक करना है कि ये 2 माइनस 2p माइनस q है क्या, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट प्लस p ऑफ b कॉम्प्लीमेंट. अभी p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 माइनस p ऑफ a है. p ऑफ b कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 माइनस p ऑफ b है. तो ये चीज क्या हो जा रही है, ये हो जा रही है 2 माइनस p ऑफ a प्लस p ऑफ b. ठीक है, अभी p ऑफ a प्लस p ऑफ b, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने. ठीक है, p ऑफ a प्लस p ऑफ b की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, आपके पास जो है ना p ऑफ a प्लस p ऑफ b की वैल्यू यहाँ से आ रही है. इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू है ना, ये राइट हैंड साइड में भेज दो. ये माइनस 2p है ना, राइट साइड जाके क्या होगी, प्लस 2p होगी. मतलब इसकी वैल्यू है q प्लस 2p. इसको प्रॉपरली लिख के दे देते हैं. तो ये 2 माइनस q माइनस 2p, देखो वही बता रहा है कि नहीं. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है. पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है. अभी सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा p ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि होगा 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b. p ऑफ a यूनियन b. अभी p ऑफ a यूनियन b को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास p ऑफ a यूनियन b को लिखने का फॉर्मूला होता है, वो होता है p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b होता ना. बट हमारे पास माइनस 2 इंटरसेक्शन ए बी का ये वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू है ना q. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं. कौन सी एडजस्टमेंट, ये p ऑफ a को ऐसे ही रखते, p ऑफ b को ऐसे ही रखते. ये माइनस कैसे आएगा, माइनस 2 p ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस p ऑफ a इंटरसेक्शन b. एडजस्टमेंट समझा ना आपको, यहाँ पे मेरे पास -1 है तो मैंने -2 + 1 किया. तो अभी आपको ये वैल्यू दिख के आ रही है क्या, ये वैल्यू क्या हो रही है, 1 माइनस
इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इतने की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये क्यू है ना, क्यू था ना, वो क्यू था ना, प्लस ये क्या हो जा रही है, पी हो जा रही है, मतलब ये हो जा रहा है 1 माइनस पी माइनस क्यू, जो कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। सही है कि नहीं सेकंड स्टेटमेंट भी? तो दोनों सही है, तो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 113 क्वेश्चन पे। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज -6, मतलब b बाय x कितना है -6, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -12, r कितना बोल रहा, -12, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, मतलब b x y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है r इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अभी आप नोटिस करो, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो मतलब ये भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो r इक्वल टू ये माइनस ऑफ अंडर द रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स आएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको। r क्या है, -12 है, माइनस ऑफ अंडर द रूट में बी वाई एक्स कितना है, -6 है, और ये हम लोग को निकालनी है किसकी वैल्यू, बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हमने, तो 1/4 इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -6 इंटू बी एक्स वाई आएगा, तो ये कितना हो जा रहा, -1/24 हो जा रहा। समझ में आ गया ना आपको क्या आ रहा है, ये बी एक्स वाई क्या आ रहा है, -1/24, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114। द सेट ऑफ बाइवेरिएट ऑब्जर्वेशंस x1, y1, x2, y2, so on xn, yn are such that all the values are distinct and all the observations fall on a straight line। मतलब ये सभी ऑब्जर्वेशंस क्या फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते करके बोला गया है, विद द नॉन जीरो स्लोप, मतलब इनका स्लोप क्या है, इनका जो स्लोप है वो क्या है, वो पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, ये वो बताया गया है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y आर। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना, हमें r निकालना है। अभी पता है आपको r क्या होगा, या तो पॉजिटिव के लिए वो +1 होता, निगेटिव के लिए -1 होता, अगर नो रिलेशन है तो वो 0 होता। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स क्या है, फॉलो कर रहे हैं, लाइन फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने क्लियरली हमें बोला है कि क्या उनका जो स्लोप है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब क्या, या तो पॉजिटिव हो सकता या तो निगेटिव हो सकता, स्लोप जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जीरो वाला केस चला गया, तो ये तो +1 या तो -1, तो इसका आंसर आना है ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे मैंने स्लोप पहले पॉजिटिव बोला, मैं नॉन जीरो बोला है। नॉन जीरो मतलब या तो वो पॉजिटिव हो सकता, निगेटिव हो सकता, बट जीरो नहीं हो सकता। तो आज या तो +1 होगा तो -1 होगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114 हमने कंप्लीट किया, इसका आंसर था ऑप्शन डी। 115 पे आते हैं अभी। द इंटीजर्स x एंड y आर चोजन विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब चूज करके फिर से रिप्लेस कर दिया गया हमने। ठीक है, फिर से वो अवेलेबल है हमें लेने के लिए, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स उनको चूज किया गया है। तो पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5। मतलब हमें ये गिवन वैल्यू सेट में से ऐसे वैल्यूज लेने जिनका डिफरेंस क्या रहेगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस +5 ग्रेटर देन 5 रहेगा। ठीक है, कितना ग्रेटर देन +5 रहेगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि मुझे x एंड y को चूज करना है, तो x एंड y में क्या चूज कर सकते हैं। x को अगर मैं 0 बोलूँ, y को मैं क्या बोल सकती हूँ, डिफरेंस आने के लिए 5 बोल सकते हैं, या तो मैं इसको 5 बोल सकती हूँ, इसको 0 बोल सकती हूँ। या तो दूसरा डिफरेंस आने का तरीका क्या है, देखो हमें डिफरेंस क्या चाहिए, 5 चाहिए। अभी हम लोग 0 और 10 का डिफरेंस देखेंगे तो 10 आएगा, 0 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो 0 का किसके साथ डिफरेंस आएगा, 5, ये 0 5 है तो 5 0 क्या आएगा, इतना तो समझ में आ गया। तो 0 को अभी छोड़ दो, अभी 1 को पकड़ो, 1 का 10 के साथ, 1 का 10 के साथ कितना आता डिफरेंस, 9 आता। तो 1 का 8 के साथ, तो 1 का किसके साथ डिफरेंस 5 आता, बताओ तो जरा, वो आता डिफरेंस 6 के साथ। तो या तो 1,6 होगा या तो 6,1 होगा, दोनों चलेगा, है कि नहीं। तो सिमिलरली 1 को भी छोड़ दो, डिफरेंस 5 वाला हो गया। अभी 2 को पकड़ो, 2 का किसके साथ डिफरेंस 5 आएगा, बताओ तो जरा। वो आएगा हमारा किसके साथ डिफरेंस 5 आएगा, 2 7 के साथ आएगा, है ना। फिर ये 7,2 बोले तो 2,7। सिमिलरली 3 का किसके साथ आएगा, 3 का डिफरेंस 8 के साथ, या तो 8,3। ये समझ में आ रहा है ना आपको। सिमिलरली 4 का किसके साथ डिफरेंस आएगा, 4 का 9 के साथ आएगा, या तो 9,4। या तो 5 का किसके साथ डिफरेंस आएगा, 5,0 या तो 0,5। वो तो हमारा हो गया, तो फिर से नहीं लेंगे। इसके अलावा कुछ और है क्या बचा, अभी नहीं बचा। मैंने दोनों वे में इसको इंक्लूड किया ना। मैंने देखो 2,7 भी बोला, 7,2 बोला, तो सब कुछ हमने ले लिया। तो अभी ये ग्रेटर देन 5 आने का हमने ग्रेटर देन 5 आने का लिया कि हमने ये सब क्या लिया, हमने इक्वल टू 5 आने का लिया। हमने ये सब जो लिया है वो इक्वल टू 5 आने का लिया, तो हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी सेट में नहीं आएगी, हमें ग्रेटर देन 5 का चाहिए। तो ग्रेटर देन 5 आने के लिए 0 का डिफरेंस किसके साथ होना चाहिए, देखो बता देती हूँ।
तो ये इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अभी फिर से आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो डिफरेंस हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 5 चाहिए। तो 0 का डिफरेंस 10 के साथ 10 आएगा, तो 0 10 को जाएगा, है ना, 0 10 को जाएगा, 10 0 को जाएगा, 0 9 को जाएगा, 8 को जाएगा, 7 को जाएगा, 6 को जाएगा, 5 को नहीं जा सकता क्योंकि डिफरेंस 5 आने वाला है। तो ये टोटल कितने हैं बताओ, तो ये 0 10 को जाना है, तो 10 0 को जाना है, तो ये 0 2 1 2 3 4 5 5 5 5 प्लस 5, ये टोटल 10 है। ठीक है, अभी 1 के साथ देखो, मुझे बताओ 1 के साथ क्या क्या होगा। 1 के साथ 10 भी जाएगा, 1 के साथ 9 जाएगा, 1 के साथ 8 जाएगा, 1 के साथ 7 जाएगा, 1 के साथ 6 जाएगा, क्या नहीं जा सकता, 1 के साथ 6 नहीं जा सकता। तो ये कितना है बताओ, 1 2 10 10 to 1, तो ये 1 2 3 4 4 प्लस 4, ये कितने आएंगे, ये 4 प्लस 4 8 आएंगे। सिमिलरली 2 के साथ, 2 किस किस के साथ जाएगा, 10 के साथ जाएगा, 9 के साथ जाएगा, 8 के साथ जाएगा, 7 के साथ जाएगा, 6 के साथ जा सकता है क्या, 10 नहीं जा सकता, है ना, 4 आएगा ना डिफरेंस, तो हमें 4 नहीं चाहिए। 10 9 8 7 के साथ जाएगा, बट 7 के साथ भी तो नहीं जाएगा, वो 7 के साथ भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 आएगा ना, हमने 5 वाले ऑलरेडी बना के रख दिए। तो ये 3 प्लस 3 होगा, 3 प्लस 3 कितना 6, फिर 3 वाला 10 के साथ जाएगा, 9 के साथ जाएगा, 8 के साथ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सिर्फ 2, तो ये कितना है 2 प्लस 2 आया 4, और फिर 4 10 के साथ जाएगा, 6 आएगा, बस एक ही, तो ये 1 प्लस 1 4 10 10 4 है ना, दोनों आएगा ना, तो ये 2 आएगा इधर। और 5 का 5 किसके साथ जाएगा, किसके साथ भी नहीं जा सकता, 5 10 के साथ जाएगा तो डिफरेंस 5 आएगा, अगर वो उसके अलावा जाएगा तो लेस देन आएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो हमें समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज n ऑफ e अपॉन n ऑफ s होता। तो अभी देखो n ऑफ e हमें कितना मिला, ये 10, ये 6, ये 8, ये 4 और ये 2, टोटल हमें मिल रहा 30। चेक कर लो, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 कितना 30, 30 मिल रहा। अभी एन ऑफ एस बताओ तो जरा, ये कितने हैं अभी, ये टोटल 0 to 10 हमें 11 पॉइंट्स है। 11 पॉइंट्स, कोई भी नंबर चूज करने के रिप्लेसमेंट बोला ना, मतलब हर एक नंबर चूज करने के लिए 11 11 बेस, तो 30 बाई 11 इंटू 11 कितना आंसर आएगा बताओ, तो 30 बाई 11 इंटू 11 121 आएगा डिनोमिनेटर में, तो 30 बाई 121, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। समझ में आ गया ना आपको ये कैसे जा रहा था, इसका कुछ यूज नहीं था हमें। ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तो हम लोग ये भी लेते, बट इसका कुछ यहाँ पे अभी यूज है ही नहीं। हमने जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है। हमें ग्रेटर देन 5 के लिए बनाना था, तो वैसे मैंने आपको बना के बता दिया। तो इसका आंसर आपको समझ में आया ना, एन ऑफ ई का आंसर क्या आया, एन ऑफ ई हमें आया 30, एन ऑफ एस हमें पता था 11 इंटू 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया हमें, एन ऑफ ई दैट इज 30 अपॉन 121, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमें मिला है। क्लियर है बात। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116, और यहाँ पे देखो हमें देके रखा है एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, मंथली वेजेस जो पे करते हैं, ओके, टू फॉर्म्स जो पे करते हैं, ए फॉर्म्स एंड बी फॉर्म, वर्कर को जो पे करते हैं वो बताया गया यहाँ पे। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 500 और 600, फॉर्म ए के लिए वर्कर्स है 500 और फॉर्म बी के लिए वर्कर्स कितने 600 है। ठीक है, और एवरेज मंथली वेज बताया गया है 500 वर्कर का 1860 एंड 600 वर्कर का एवरेज मंथली वेज कितना है 1750। अभी वेरिएंस भी बताया गया है, वेर 81 एंड 100 है रिस्पेक्टिवली। अभी पूछा क्या गया है, द एवरेज ऑफ मंथली वेज and the variance distribution of wages of all the workers in the firms A and B are taken together are, हमें किसका निकालना है, taken together का निकालना है, average monthly wage and the variance of distribution of wages of all the workers in the firms A and B taken together, तो combine निकालना है हमें, ये दो फॉर्म्स है ना, तो हमें उनका कंबाइन एवरेज निकालना है, मतलब कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस निकाल के देना है। अगर हमें मीन पता है तो हम लोग वेरिएंस भी निकाल के उनको देना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास दो फॉर्म्स थे, ओके, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। ठीक है, दोनों का गिवन में लिखने जा रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्म ए के लिए मैं N1 लेती हूँ, कितने वर्कर्स थे 500 वर्कर्स थे, है ना, और उसका x1 बार एवरेज दिया था ना, x1 बार बोलेंगे 1860 दिया था। ठीक है, सिमिलरली फॉर्म बी के लिए हमारे पास है N2 कितना था 600 एंड इसका x2 बार बोलेंगे एवरेज, इसका कितना था 1750। ये देखो यहाँ पे डेटा दे के रखा है ना, 500 N1 और ये x1 बार, ये 600 N2 और ये x2 बार। ठीक है, ये हमारे पास दिया था। हमारे पास वेरिएंस भी पता था ना, वेरिएंस क्या होता है बताओ, तो वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, तो सिग्मा 1 बोलेंगे यहाँ पे। तो हमें वेरिएंस कितना देके रखा है 81 देके रखा था ना, तो सिग्मा 1 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे
यहाँ पे वेरिएंस कितना था सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये कितना था, ये दे के रखा था 100, तो सिग्मा 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये डेटा आपको समझ में आ रहा है ना, ये दे के रखा था हमारे पास। तो अभी हमें निकालना है कंबाइंड वेरिएंस एंड कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x1 बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो ये सब्स्टिट्यूट करो, 500 इंटू 1860 प्लस 600 इंटू 1750, दिस इज डिवाइडेड बाय क्या है n1 प्लस n2, दैट इज 1100 आएगा, ये 1100 है ना, 1100 आएगा। तो इसका कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन क्या आएगा, हमें न्यूमरेटर आप सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर आपको जो भी मिलेगा दैट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट 1100, तो कंबाइंड मीन आपका कैलकुलेशन देगा 1800। एक बार आप चेक कर लेना ये कैलकुलेशन, ठीक है, इजी है। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड बाय 1100 करना है कि नहीं, तो आपको आंसर मिलेगा कंबाइंड मीन का 1800। ठीक है, अभी हम निकालेंगे कंबाइंड वेरिएंस। अभी कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला मैं आपके लिख के देती हूँ। यहाँ पे कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला है n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, दिस वुड बी डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अभी आप बोलोगे d1 d2 कहाँ से आया, d1 क्या होता है बताती हूँ। d1 जो है डेविएशन है, दैट इज x बार माइनस x1 का कंबाइंड मीन है। ये x बार कौन है यहाँ पे, कंबाइंड मीन, इसको मैं x बार बोल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कंबाइंड मीन हमारा x बार है, तो ये कितना आ जाएगा 1800 माइनस x1 था 1860 का डिफरेंस आएगा -60। सिमिलरली d2 आप निकालोगे, दैट इज x बार माइनस x2 करके, x बार कितना है 1800 है, फिर ये कितना था 1750 था ना, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देख के आ रहा है ना 50 आ रहा है इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 50। तो हमें मिल गया d2 एंड हमें मिल गया d1, तो हम ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, अभी कंबाइंड वेरिएंस निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो कंबाइंड वेरिएंस इक्वल टू n1 कितना था हमारा, सब्स्टिट्यूट करेंगे 500, राइट, दिस इज इनटू विद 81 जो कि सिग्मा 1 का स्क्वायर है प्लस d1 का स्क्वायर दैट इज -60 का स्क्वायर है ना, प्लस 600 इंटू क्या था हमारा सिग्मा 2 का स्क्वायर जो कि था 100 माइनस प्लस आएगा यहाँ पे d2 हमारा प्लस में है ना 50 का स्क्वायर है ना, दिस वुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट 500 प्लस 600। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है हमारा 500 इंटू 60 का स्क्वायर 3600 आएगा ना, -60 का स्क्वायर तो प्लस ही होना है, तो 3600 प्लस 81 आपको करना है, तो 3681 होगा वो, प्लस ये 600, ये 100 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा, है ना, दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 1100 अगेन। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, ये आपको आंसर देगा 3,09,136, ये आपको देगा 3,09,136। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड वेरिएंस। वेरिएंस तो सबसे ज्यादा मिल रहा है और वो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन तो हम इसको यहाँ पे डी बोलेंगे, है कि नहीं। Let's see this question number 117 now. Three dice having the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on their faces are marked 1, 2 and 3 and rolled. So 3 डाइस यहाँ पे रोल किए गए, हम लोग को पता है डाइस के ऊपर ये नंबर, ये पॉइंट्स होते करके 1 to 6, ठीक है, वैसे ही है, बट तीनों डाइस को यहाँ पे नाम दिया गया कि डाइस नंबर 1, 2, 3, ठीक है, वो रोल किए गए एंड बताया गया कि x, y and z represent the number on the die 1, die 2, die 3 respectively. Then what is the number of possible outcomes such that x greater than y greater than z. तो क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z के लिए। तो सिंपल सा केस है कि हम लोग यहाँ पे ना किसी एक को फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे केस बोलती हूँ कि x को मैंने 6 फिक्स किया, तो मुझे x हमेशा बड़ा रखना है y से और y बड़ा रखना है z से। तो अगर मैं x को 6 फिक्स करती हूँ तो मुझे पॉसिबल यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, मैं यहाँ पे कंटेंट में अपने सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो x अगर 6 है तो y 5 होगा, या 1 हो सकता है, z छोटा ही है ना z, तो या तो 6 और 5, या तो z हमारा 2, या तो 6 5 z हमारा 3, या तो 6 5 z हमारा 4। इसके नीचे जाएगा क्या z, अभी 5 नहीं हो सकता ना z, तो इतना हो गया। फिर अभी y को चेंज करो, समझो 4 बोलो अभी, तो 4 1 तक जाएगा, 6 4 2 जाएगा, 6 4 3 जाएगा, और 4 तक तो नहीं जाएगा। अभी 6 5 हो गया, 6 4 हो गया, अभी y को हम लोग 3 बोल सकते हैं क्या, 6 3, तो जो हमारा जो z है वो कितना जाएगा। फिर अगर मैं y को 3 बोलूंगी तो z हमारा 1 जा सकता एंड 2 जा सकता, है कि नहीं। अगर मैं अभी y को अपना 2 बोलूँ तो z क्या जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा ऑल पॉसिबल फॉर द पहला केस, दैट इज x इक्वल टू 6। ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमें ये कितने मिले, ये हमें 10 मिले और आउटकम्स। ठीक है, अभी दूसरे केस की बात करते हैं। तो हम लोग केस नंबर 2 में अभी हमने x को फिक्स करना है 5। तो x को अगर हम 5 फिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। x को 5 फिक्स किया तो 4 3 है ना, 6 फिर 5 4 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 आएगा है ना, 6 4 5 सॉरी 5,4,1 आने के चांसेस है, z है ना। फिर अभी y को बोलो 3, तो 5 3 1 आएगा, 5 3 2 आएगा, 3 तो नहीं आ सकता, खत्म बात। फिर 5 और उसके बाद 3 के नीचे वाला और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 2 2 बोलो तो 5 2 1 आएगा, बस इतना ही। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने आ रहे हैं, हमें 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे है ना। और केस ले लेते हैं यहाँ पे। तो अभी तीसरा केस ले लेते हैं हम लोग। तीसरे केस में हमें लेना है x इक्वल टू फिक्स करना है। हमने 6 लिया, 5 लिया, अभी 4 लेते हैं। तो हमें क्या क्या पॉसिबल मिलेंगे। x को अगर 5 4 बोलूंगी मैं, तो y उससे क्या रहना, छोटा रहना ना, तो 3 4 3 1 आएगा, या तो 4 3 2 आएगा, उसके नीचे तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 4 3 1 4 3 2। अभी 3 क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं ना, 4 2 1 आएगा फिर, है ना। तो कितने आएंगे इसमें, इसमें हमें कितने आ रहे, 3 आ रहे हैं। ठीक है, अभी केस नंबर नेक्स्ट फोर्थ केस, x इक्वल टू फिक्स करते छोटा वाला 3। तो x अगर 3 फिक्स हुआ तो ये 3 2 1 आएगा, फिर 3 2 1, उसके बाद फिर 3 3 आने के चांसेस है क्या, नहीं आएगा, इक्वलिटी तो है ही नहीं, तो एक ही आएगा, इसमें कितना आएगा, एक ही आएगा, इसमें तो एक ही आना है। अभी इसके अलावा है क्या केसेस, मुझे बताओ। इसके अलावा तो केसेस हम नहीं ले सकते, x तो हमें बड़ा चाहिए ना, x अभी 3 के नीचे तो नहीं जा सकता, 2 तो नहीं जा सकता, छोटा हो जाएगा सबसे, है ना। 2 के नीचे में 1 अकेला है, तो ये तो पॉसिबल आउटकम्स हमने मिल गए अभी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या मिले, कितने मिले, क्या क्या मिले हमें देखने की जरूरत नहीं, कितने मिले। पहले में हमें 10 मिले, फिर 6 मिले, फिर 3 मिले, फिर हमें 1 मिला, तो टोटल हमें कितना मिला, 16 + 4 20 हमें मिले। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है, आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओजीव। ओजीव से हमें क्या मिलता, मीन मिलता क्या, नहीं, मीडियन मिलता था, यस। ज्योमेट्रिक मीन मिलता क्या, नहीं, मोड मिलता कि नहीं, मीडियन हमें मिलता। आपको पता है ये जो लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव होते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मीडियन मिलता। तो ये तो पॉइंट बेसिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन बी है इसका राइट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। इन एनी डिस्क्रीट सीरीज व्हेन ऑल द वैल्यूज आर नॉट सेम, जब सब कुछ वैल्यू सेम नहीं होते, तो x रिप्रेजेंट करना मीन डेविएशन को, x क्या बोल रहा, मीन डेविएशन, एंड y क्या बोल रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी इसमें करेक्ट क्या, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है क्या, y लेस देन इक्वल टू x है क्या, x इक्वल टू y है क्या, x लेस देन y। तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन md एंड hd पता होना चाहिए। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। md जो होता है, md जो होता है दैट इज मीन डेविएशन, इट विल बी 4/5 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको रिमेंबर करके रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। md क्या होता है, 4/5 टाइम्स ऑफ hd। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स y, मतलब x अपॉन y क्या है, तो x इज इक्वल्स टू 4/5 y, इसका मतलब है x अपॉन y क्या है, 4/5। अभी 4/5 वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, तो ये हमें क्लियरली बता रहा है कि x इज लेस देन y, दैट्स ट्रू। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। क्लियर है कि आपको ये सॉल्यूशंस आपको समझ में तभी आएगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। md इक्वल टू 4/5 टाइम्स hd होता है, तो इसमें ही हम लोग को पता चल रहा है कि मेन डेविएशन जो होता है हमेशा छोटा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 128। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड यू एक्सपेक्ट टू गेट अ नेगेटिव कोरिलेशन। अभी नेगेटिव कोरिलेशन होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इट इज काइंड ऑफ लाइक यू वुड से ना इनवर्स वेरिएशन इन मैथमेटिक्स। मतलब एक चीज, दो वेरिएबल ऐसे है, अगर x इंक्रीज हो रहा तो y क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। अगर y x डिक्रीज हो रहा तो y को इंक्रीज होना। तो इस टाइप का जो कोरिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों केस में हम क्या बोलते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, निगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें देखने की 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें निगेटिव कोरिलेशन दे रहा है। अभी मैं ये डिस्कार्ड मेथड यूज करूंगी, क्योंकि मुझे समझो अभी पहला ऑप्शन में चूज कर रही हूँ, द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ।
अभी आपको ये पता है एज ऑफ हस्बैंड अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाइफ की भी इंक्रीज ही होगी ना, एज तो डिक्रीज होती नहीं, तो ये तो इंक्रीज इंक्रीज का मामला है, तो ऑप्शन ए तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये कट कर दो। अभी दूसरा देखो, शू साइज एंड इंटेलिजेंस, तो ये शू साइज और इंटेलिजेंस में ये भी निगेटिव कोरिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ये तो आप खुद से समझ सकते हो, इजी केस है। एंड जो ऑप्शन डी है अभी वो देखते हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। अभी यील्ड ऑफ क्रॉप इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अगर रेनफॉल ठीक से नहीं होता तो क्रॉप की जो यील्डिंग होती है वो कम हो जाती है, वो आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, है ना। तो ऑप्शन डी भी तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्कार्ड होगा। तो सही आंसर तो ऑप्शन सी है, और वही सही है क्योंकि आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स जो होते हैं दे हैव टू पे, दे विल बी इनवर्सली रिलेटेड, इन द सेंस दे आर निगेटिवली कोरिलेटेड। अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ क्लेम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स टू बी पे डिक्रीज होते हैं। अगर प्रॉफिट्स डिक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ क्लेम्स टू बी पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये जो है निगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट्स निगेटिवली कोरिलेट टू नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, तो ऑप्शन सी है इसका राइट चॉइस। ठीक है, तो इस सेशन में हमने कंप्लीट कर चुके हैं हमारे 111 से लेके 120th क्वेश्चन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सॉल्विंग द एनडीए 2 2018 पेपर फुल्ली। ठीक है, आपको ये पेपर का, दैट इज एनडीए 2 2020 2018 का, सॉरी एनडीए 2 2018 का कंप्लीट पेपर वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। यू कैन सेव इट, like it and share it with your friends. Okay, do not forget to do that, and do subscribe to my YouTube channel so that you'll be getting the help in solving the previous year's questions and preparing for your upcoming NDA written examination. Thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session.